once again वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए आज हम जीपीएट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जीपीएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है। अगर आप ये रिएक्शंस के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो आगे जो भी आपकी रिएक्शंस होगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री की होगी चाहे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होगी, तो उन सभी को आप आसानी से कर पाओगे। देखिए जीपीएट एग्जाम का एक खास बात यह है कि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है, नाइपर एग्जाम हुआ, जीपीएट एग्जाम हुआ या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ, तो वहाँ जब बेसिक कंसेप्ट है साथ ही साथ नेमिंग रिएक्शंस है, वहां से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो भी नेमिंग रिएक्शंस है या फिर इसके बेसिक कंसेप्ट है, कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अगर आपके कोई भी मित्र जीपीएट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर नाइपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक उनके लिए काफी फायदेमंद है। उन्हें बताइएगा कि गूगल प्ले स्टोर से फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड करें और वहां से जो भी आपकी जीपीएट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की क्लासेस हैं उनको लाइव रिकॉर्डेड या फिर उनकी टेस्ट सीरीज, उनके पीडीएफ नोट्स जरूर देखें, जिससे उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो जनरली 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होगी? एक तो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड होती है आपकी एडिशन रिएक्शन, थर्ड होती है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इन 4 रिएक्शंस पर डिपेंड करती है। यानी कौन कौन सी रिएक्शंस होगी उन्हीं की अपन मैकेनिज्म देखेंगे कि किस रिएक्शन में किस तरीके से मैकेनिज्म, है ना। देखिए जितनी कितनी भी ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जो 4 टाइप की है, वो कॉमनली 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म से होती है। इन सभी रिएक्शंस में क्या होती है? 2 तरीके की मैकेनिज्म। These reactions commonly takes place by 2 types of mechanism। एक तो होती है आयोनिक मैकेनिज्म और सेकंड होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। देखिए आयोनिक मैकेनिज्म की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन अटैकिंग रिएजेंट, किस तरीके का रिएजेंट अटैक करने वाला है आपका रिएक्शंस के अंदर, उसके आधार पर आयोनिक मैकेनिज्म को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिराइव किया है। पहला हो गया न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म एंड सेकंड हो गया इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पार्ट ले रहा है, अटैक कर रहा है, तो वो आपका न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म है। और जहां पर इलेक्ट्रोफाइल आके अपना वर्क कर रहा है, अपनी रिएक्शंस में पार्ट ले रहा है, तो वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म, ठीक है। और सेकंड होती है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसके अंदर जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो कौन सा होता है? फ्री रेडिकल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो फ्री रेडिकल को। एंड द इंटरमीडिएट स्पीसीज इज आल्सो फ्री रेडिकल। जो भी आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी इसमें, वो भी आपकी फ्री रेडिकल ही होगी। तो देखिए आपको पता चल गया होगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जनरली 4 टाइप्स की मेन रिएक्शंस है। पहला हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एडिशन, थर्ड एलिमिनेशन एंड फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और इनकी मैकेनिज्म के आधार पर इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है आयोनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। आयोनिक मैकेनिज्म में अटैकिंग रिएजेंट कैसा है उसके आधार पर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म, और इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखिए अगर हम देखें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, बेसिकली पहले हम ये जान लेते हैं, फिर इन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। देखिए न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म में जो आपका अटैकिंग रिएजेंट होगा, जो अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकती है, साथ ही साथ ये क्या हो सकती है? न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी तो ये अटैक करेगी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, जनरली कार्बोनियम आयन पर अटैक करेगा। जो भी आपका रिएक्टेंट है जिसके अंदर कार्बोनियम आयन है, वहां पे या फिर सबस्ट्रेट पे जाके ये अटैक करेगी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूक्लियस की तरफ ये भाग रहा है, न्यूक्लियस लविंग है ना, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। सेकंड हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ बहुत दौड़ता है। इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना। तो अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। इट अटैक्स ऑन नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट। देखिए अगर हम डिटेल में देखें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे हम टेबल लेके आए हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल को जनरली रिप्रेजेंटेशन होता है E+ से,
यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस तरीके से। और न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल या जो न्यूक्लियस लिविंग है, न्यूक्लियस लिविंग है यानी इसके ऊपर खूब सारे इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के साथ में जाके ये अटैच होना चाहता है। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। इस पे पॉजिटिव चार्ज या फिर नो चार्ज भी रह सकता है, ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज भी हो, बिना चार्ज का भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज का भी हो सकता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज और नो चार्ज रहता है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास में जाके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ में एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जबकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट कर सकता है, कौन, न्यूक्लियोफाइल। देखिए रीजन्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां पे इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, वहीं पे जाके ये अटैक करेगा। जबकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना, जैसे CH3+ कार्बोकेटाइन, उसी पे जाके ये अटैक करेगा, उसकी एफिनिटी इसी के प्रति एफिनिटी रहेगी, ठीक है ना। नेचर ऑफ बॉन्डिंग देखें तो वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज हैव अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन। इनके पास अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे डोनेशन करने के लिए, जबकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। देखिए रिएक्शंस देख लेता हूँ इलेक्ट्रोफाइल के, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकती है, जबकि न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। ये जनरली लेविस एसिड होते हैं, लॉन पेयर एक्सेप्टर, लॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं कौन, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। जबकि ये क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर, इसलिए क्या होता है ये लेविस बेस होते हैं। देखिए पॉजिटिवली चार्ज, इनके एग्जांपल देखें अपन, पॉजिटिवली चार्ज में जैसे H+ आयन, H3O+ आयन, CH3+ आयन, NO2+ आयन, Br+, NS4+, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। या न्यूट्रल स्पीशीज में देखें तो BF3, है ना, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, SO3, FeCl3 फेरिक्लोराइड, ये सारे के सारे न्यूट्रल स्पीशीज होते हुए भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वर्क करते हैं। न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल देखें तो नेगेटिवली चार्ज जो भी स्पीशीज है जैसे Cl-, Br-, आयोडीन पर माइनस चार्ज Cn-, NO2-, ये भी आपके न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूट्रल स्पीशीज में देखें तो H2O, ROH, ROR यानी ईथर, है ना, NH3, ये सारे के सारे क्या है आपके न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। अब हम इनके रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 4 तरीके की रिएक्शंस बताई थी हमने, कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इन चारों रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी मैकेनिज्म पे आधार पे ही इनको फर्दर डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देख लेते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फर्दर 3 टाइप्स की होती है। अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल रहा है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल रहा है, तो वहां पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस जनरली एल्किल हैलाइड्स में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स के अंदर। सेकेंड होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आगे आएगा और पहले वो जुड़ जाएगा और जो भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको बाहर निकाल देगा, है ना। तो वो आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कहाँ होती है, बेंजीन्स एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जितनी कितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है या फिर बेंजीन है वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। तीसरी है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SFR भी कहते हैं, जैसे कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। जो भी आपका हेलोजिनेशन होता है एल्केन्स के अंदर वो आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से होता है। देखिए ये तीनों ग्रुप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एल्काइल हैलाइड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बेंजीन और अदर एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। अब देखिए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, इन सच रिएक्शन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे कि ए के साथ में यहाँ पे बी अटैच है और यहाँ पे एक्स के साथ में वाई अटैच है, तो एक एटम गया और इसने इसके ऊपर अटैक किया और एक्स को बाहर निकाल दिया और खुद वहां पे जाके जुड़ गया, तो क्या बन गया ए एक्स प्लस बी वाई, सब्स्टिट्यूट हो गया, है ना, एक को रिप्लेस कर दिया और दूसरा वहां पे जाके अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। इन सच रिएक्शन एन एटम or group of atom is replaced by another atom or group of atom, then it is called substitution reaction। अब देखिए सबसे पहला इसके अंदर आ गया, अगर न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि ये सबस्ट्रेट है और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जो कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियोफाइल, क्या है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, प्रोडक्ट बन लेगा, और जो एक्स है हेलोजन एटम है उसको ये बाहर निकाल देगा। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को इस तरीके से लिखते हैं, फिर प्रोडक्ट को लिखते हैं, बाद में जो लिविंग ग्रुप है जो बाहर निकल जाता है उसको हम लिखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा ही होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को वहां से रिप्लेस कर देगा और खुद जाके अटैच हो जाएगा। तो ये आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आर एक्स यहाँ पे सबस्ट्रेट है प्लस ओ एच माइनस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, आर ओ एच प्रोडक्ट है और एक्स माइनस लिविंग ग्रुप। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो जनरली दो मैकेनिज्म से होती है, एक तो हो गया SN1 मैकेनिज्म और दूसरा हो गया SN2 मैकेनिज्म। SN का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 1 एंड 2। देखिए यहाँ पे SN1, दूसरा होता है SN2 मैकेनिज्म। तो एक एक मैकेनिज्म हम दोनों की देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर भी कहते हैं। 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस बोलते हैं SN1 को। देखिए ये जनरली टर्सरी एल्किल हैलाइड्स के द्वारा दी जाती है, इसके द्वारा दी जाती है टर्सरी एल्किल हैलाइड्स के द्वारा। 3 डिग्री कोई एल्किल हैलाइड है तो वो क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर SN1 देगा। जैसे कि यहाँ पे है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये देखिए CH3 का होल थ्राइस CCl, ये क्या हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसके साथ में रिएक्शन कर गई है वाटर, है ना। तो ये क्या करेगा, जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे जाके खुद जुड़ जाएगा और Cl को बाहर निकाल, तो क्या बन गया टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्या बन गया टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, HCl बाहर निकल। तो देखिए SN1 रिएक्शंस में हमेशा 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में, हाँ इसका ध्यान रखिएगा। स्टेप 1 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे कि CH3 का होल थ्राइस CCl, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है उसके अंदर कार्बोकेटाइन का बनना, टर्सरी कार्बोकेटाइन का बनना, हाँ। ये देखिए ये रिएक्शंस होती है वो स्लो होती है, स्पीड क्या होती है इस रिएक्शन की, स्लो। इसलिए जितनी कितनी भी मैकेनिज्म है उसमें जो रिएक्शंस की रेट है वो इसी स्टेप पर डिपेंड करती है। यानी स्लो वाला स्टेप अगर फास्ट होगा तो रेट भी फास्ट होगी, अगर स्लो वाला स्टेप स्लो होगा तो पूरा रिएक्शंस का रेट स्लो होगा। तो जो भी आपका स्लो स्टेप होता है हमेशा उसी पे रिएक्शंस की रेट डिपेंड करती है। तो इस रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का बनना क्या है आपका स्लो स्टेप। अब चलिए कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया CH3 का होल थ्राइस C+, ठीक है ना। अब मान लो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आए इससे भी, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन पर जाके अटैक कर लेगा, और ये क्या बन गया CH3 का होल थ्राइस COH, जिसे हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये एक प्रकार की फास्ट रिएक्शन है ना। तो स्लो होती है उसी पे रेट, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो आपकी इस रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फास्ट है, इस चीज का आप ध्यान। नेक्स्ट देखते हैं SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर का मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां पे 2 मोलिक्यूल पार्ट करते हैं, इसलिए इसे बाइमोलिकुलर कहा जाता है। देखिए तो ये है जनरली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के द्वारा दी जाती है। सबसे 1 डिग्री में बाइमोलिकुलर फास्ट रहेगी, उसके बाद में 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो इस तरीके से
बायोमोलिकुलर रिएक्शंस रहती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है C2H5Br यानी इथाइल ब्रोमाइड, एक प्रकार का क्या है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, जो प्राइमरी एल्केन से लगा, देखिए CH3 CH2Br, तो यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। तो इससे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो ये आ गया आपका प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, है ना। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया। यहाँ पे अगर हम KOH एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है इथेनॉल C2H5OH। ये Br ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो, तो आपका क्या बन गया इथेनॉल। देखिए ये रिएक्शंस होती है ना, ये सिंगल स्टेप में होती है। देखिए यहाँ पे OH माइनस है, तो यहाँ पे देखिए CH3CH2 है, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और ये Br, इसका कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरफ अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। कैसे करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है। जो ही साइड से अटैक करेगा तो ये आपका इंटरमीडिएट स्टेप बन जाएगा, या ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। CH3OH Br HH, एक कंडीशन ऐसी आएगी वहां पे जब OH ग्रुप भी उसके साथ में अटैच है और ब्रोमीन ग्रुप भी अटैच है, तो ये दोनों ही आइटम अटैच रहेंगे वहां पे। और फिर इसके बाद में क्या होगा, ये जो वाला ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल, तो ये आप ब्रोमाइड आयन बाहर निकल गया और ये OH इस तरीके से अटैच हो गया। तो देखिए जो प्रोडक्ट है उसमें OH किधर अटैच है इस तरीके से, जबकि रिएक्टेंट था उसमें ब्रोमीन किधर अटैच था, अपोजिट साइड में था। तो इसको हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। ये देखिए छाता होता है ना, छाता, ये छाता है, छाता एकदम क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, ये ऐसे हो गया, तो इसी को बोलते हैं वाल्डन। और ये क्यों होता है, बैक साइड अटैक होने की वजह से होता है। किसके अंदर होता है, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। किसमें होता है, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स देते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि वाल्डन इन्वर्जन इनमें से किस में दिखाई देता है, या फिर वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है, तो इस चीज आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड सारा मैटर, वो भी कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन देते हैं, बेंजीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। तो ये एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा और H प्लस आयन को बाहर निकाल, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, क्या हो रहा है, ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर HNO3 के साथ में H2SO4 दोनों को मिलाया जाता है, और H2SO4 के साथ में जब HNO3 मिलाते हैं तो वहां पे इंटरमीडिएट में नाइट्रोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोनियम आयन। क्वेश्चन से पूछा गया है, आगे मैं बताऊंगा जब नाइट्रेशन पढ़ेंगे अपन। तो नाइट्रोनियम आयन बनेगा, तो ये नाइट्रोनियम आयन बाद में आके इस पे जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। ठीक है ना। देखिए ये जो रिएक्शंस होती है वो जनरली किसमें, दो स्टेप में होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम E1 रिएक्शंस में कहते हैं। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के पास में पहले इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा, और ये स्लो स्टेप थी। स्लो स्टेप पे ही आपकी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहाँ पे R ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ा हुआ है, इस तरीके से आपकी बेंजीन। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो H प्लस आयन रह गया था वो बाहर निकलेगा, और फास्टली यहाँ पे जो भी आपका वो आ रहा है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, समझ में आया आपको। ये इंटरमीडिएट स्टेज है, और H ये वाला है ये बाहर निकल जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप होगी, और इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा। इस कार्बन पे ये H बाहर निकला, तो यहाँ से वापस क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये रिएक्शंस फास्ट होती है, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टेप से स्लो स्टेप आपका क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज स्लो स्टेप। एग्जाम्पल देखें, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, FCR में बोलते हैं इसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेंजीन के साथ में CH3Cl
की रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेंजीन के साथ में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या होगा, CH3 ग्रुप है वो आके जुड़ जाएगा, यानी टोल्यून बन जाएगा और HCl बाहर निकल। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम देख लेते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है, उसके बाद में हम अलग-अलग रिएक्शंस देखेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। जो भी एल्केन्स है उसका हेलोजिनेशन इसी के थ्रू होता है। जब कभी भी यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है तो वहां पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अगर यूवी लाइट में इस तरीके की कोई भी रिएक्शंस हो तो वहां पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। जैसे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, RH ग्रुप है, इसके साथ में क्लोरीन एटम को मिक्स करके हमने रिएक्शंस कराई, तो ये क्या बन गया, RCl बन गया। क्या बन गया, RCl प्लस HCl बन गया। यहाँ पे देखिए दो तरीके के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका चेन इनिशिएटिंग स्टेप। देखिए 3 या 4 तरीके के होंगे, 3 मेन होते हैं। चेन इनिशिएटिंग स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन। जैसे यहाँ पे Cl2 है, Cl तो वहां पे फ्री रेडिकल बनेगा Cl स्टार, स्टार का रखा है ऊपर, वो फ्री रेडिकल है, प्लस Cl, दो फ्री रेडिकल बने। ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा, जो आपका एक रिएक्टेंट है उसमें फ्री रेडिकल रहेगा, और जो आपका एक प्रोडक्ट है उसके अंदर भी क्या रहेगा, फ्री रेडिकल। चेन प्रोपेगेशन स्टेप यानी आपका ये वाला फ्री रेडिकल भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं R प्लस Cl2, तो इससे क्या बनेगा, RCl प्लस Cl। तो यहाँ दोनों जगह फ्री रेडिकल रह रहे हैं। फिर लास्ट आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, दो फ्री रेडिकल आपस में मिलके फ्री रेडिकल को खत्म कर देंगे और वो एटम मॉलिक्यूल बना लेंगे अलग से ही। जैसे Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल दोनों मिलके Cl2 बना लिया, R प्लस R दोनों मिलके R R बना लिया, R प्लस Cl मिलके RCl बना लिया। तो इस तरीके से ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे कहीं पे भी फ्री रेडिकल रिमेनिंग नहीं है, तो यानी जो भी आपकी चेन चल रही थी वो आपकी टर्मिनेट हो गई है। तो ये स्टेप 3 रहेगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शंस की। देखिए एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक जो पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जब कोई रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसमें एक पाई बॉन्ड टूट जाए और दो नए सिग्मा बॉन्ड बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस। देखिए यहाँ पे जैसे कि रिएक्शंस दे रखी है ए और बी के बीच में। हाँ, ए और बी में क्या है, डबल बॉन्ड। इसी डबल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये आपका पाई बॉन्ड है। ठीक है ना। इसकी रिएक्शंस होगी एक्स और वाई के साथ में। तो एक जगह एक्स अटैच हो गया और दूसरी जगह वाई अटैच हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है, क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक डाउन। तो वन पाई बॉन्ड इज ब्रोकन, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एक पाई बॉन्ड टूटने से कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, दो नए। तो आपके क्या कहलाएगी, एडिशन रिएक्शंस, यानी कोई दो ग्रुप आके वहां पे अटैच हो गए। एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ए डबल बॉन्ड बी प्लस एक्स वाई, तो ए एक्स और बी वाई, इस तरीके से। अब देखिए एडिशन रिएक्शन भी तीन तरीके की हो सकती है। एक तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जहां पे न्यूक्लियोफाइल पहले आके ऐड होता है। दूसरी होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल पहले आके ऐड होता है। और तीसरी होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, जिसके अंदर फ्री रेडिकल पहले आके ऐड होता है। देखिए इसके नाम के आधार पर ही अलग अलग ग्रुप में भी बता रखा है कि कौन सा क्या बनेगा। देखिए एडिशन रिएक्शंस किसके अंदर होगी, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो या फिर जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी के साथ में होगी, ये ध्यान रखें। जैसे एल्कीन, एल्काइन या फिर कीटोन्स। ठीक है ना। और कार्बोनिल कंपाउंड या फिर आपके पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें ये रिएक्शंस होगी। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जहां पे न्यूक्लियोफाइल आपके पहले अटैक करेंगे तो वहां पे आपके रहेंगे एग्जांपल कार्बोनिल कंपाउंड्स।
जितने कितने भी एल्डिहाइड या कीटोन्स है वहां पे ये कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कौन सी रिएक्शन होती है, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। क्या हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ऐसे देखिए जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जैसे कि एल्कीन हो गया या फिर एल्काइंस हो गया जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्कीन या फिर एल्काइंस जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो वहां पे पहले कौन आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले आके अटैक। तो वो वाले जो भी आपकी रिएक्शंस होगी जहां इलेक्ट्रोफाइल पहले आके अटैक करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एग्जांपल हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन्स एंड थ्री हो गया फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन किस में होता है, पर ऑक्साइड इफेक्ट में या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अनुसार फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी फर्दर मैकेनिज्म के। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी न्यूक्लियोफाइल पहले आके ऐड होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहाँ हो रही थी, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो रही थी। देखिए ये जितने कितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स है जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल आके अटैच करेगा, न्यूक्लियोफाइल पहले आके अटैक करेगा और कहाँ पे करेगा, इसी पे करेगा, है ना। तो यहाँ से जो भी आपका इलेक्ट्रॉन था वो किधर मूव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव, यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और एक तरफ के आगे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे कंपाउंड। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहले किसने अटैक किया था, न्यूक्लियोफाइल ने, अब सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल खुद आके अटैक करेगा। तो क्या बना लेगा, इस तरीके से सी ओ ई और इधर हो गया साथ में। तो न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से आके पहले जुड़ता है तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बाद में। एग्जांपल यहाँ पे देखिए CH3CHO ले लिया, SCN की रिएक्शंस कराई तो Cn माइनस ग्रुप कहाँ गया, इस कार्बन एटम पे जाके अटैच हो गया। Cn माइनस कहाँ अटैच हुआ, इस कार्बन एटम पे, ये आपका O माइनस बन गया और ये H प्लस है वो कहाँ चला गया, इसकी तरफ, ये OH बन गया, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले आके, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, एल्केन्स, एल्काइंस, एल्काडाइंस एंड साइक्लोएल्केन्स। ये सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ये जनरली डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से उन्हीं में होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला एग्जांपल दे रखा है, ठीक है ना। अगर मान लो इसके ऊपर रिएक्शंस करती है H प्लस Br माइनस, तो देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैक किया, ठीक है ना, तो क्या बन गया CH2H और फिर आपका इंटरमीडिएट बन। अब हम बात करें इसके मैकेनिज्म की। देखिए ये डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन की तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी डेंसिटी और इस पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब मान लो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैक करता है तो यहाँ पे इतना इफेक्टिव चार्ज नहीं रहता, इसलिए ये रिएक्शंस क्या होती है, स्लो स्टेप में। और जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ही ज्यादा हो, है ना। तो कहाँ पे आके अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल इस जगह आके।
स्टेप 2 में क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है। स्टेप 2 में फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होता है और क्या बनाता है, इसके जगह जाके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और इससे जो आपका बनेगा वो बनेगा ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन बन गया। एक जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर की तरफ लगा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल इधर की तरफ लगा हुआ है। उसको अपन बोलते हैं ट्रांस एडिशन। अगर मान लो दोनों ही सेम साइड में लगे हुए हो तो उसको अपन बोलते हैं सिस एडिशन। ये ट्रांस एडिशन का ट्रांस एडिशन का एग्जांपल क्या है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काडाइंस, साइक्लोएल्केन्स ये है, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है ना। नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करें तो वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पे फ्री रेडिकल आके ऐड हो रहा है, इसीलिए अपन इसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि एडिशन ऑफ HBr ऑन असिमेट्रिकल एल्कीन्स, जितने भी असिमेट्रिकल एल्कीन्स है उसमें HBr का एडिशन होना, ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट को बताता है। देखिए कैसे करता है ये है जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो यहाँ पे देखिए पर ऑक्साइड इफेक्ट में ROOR दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, फिर ये CH3 बाहर निकल जाएगा, ये ब्रोमीन जाके इसके साथ में अटैच हो जाएगा और फिर जो भी आपका हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे अटैच हो। इस तरीके से ये रिएक्शन रहेगी। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ROOR की प्रेजेंस में होती है और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो है 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए कुछ और एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे ROR, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2RO, RO प्लस HBr, अगर इनको रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनेगा, ROH प्लस BR। ऐसे ही CH3CH डबल बॉन्ड CH3, अगर इसकी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शंस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जाके और बॉन्ड पे ये अपनी पोजीशन बना। ऐसे ही CH3CH CH2Br ये बन गया ना। इसके बाद में जब HBr से रिएक्शंस होगी क्या बना लेगा, CH2CH2CH2CH2Br। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। एलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब कुछ पार्ट का बाहर निकलना, और कोई भी पार्ट देखिए जब बाहर निकलेगा तो ये आपको क्या है, एडिशन रिएक्शन से अपोजिट है। जब ये बाहर निकलेगा कुछ पार्ट तो इसका मतलब वो डबल बॉन्ड बनाते हुए निकलेगा। क्या निकलेगा, डबल बॉन्ड अंदर बनाते हुए निकलेगा। इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये अपोजिट होती है एडिशन रिएक्शंस के। यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड जो पास पास में है वो दोनों ही टूट जाते हैं और उससे क्या बन जाता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। ये टू सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम एडजेसेंट एटम ब्रोकन एंड वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एलिमिनेशन। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। ए, फिर ये बी और ये सिग्मा जो एटम है वो है, ठीक है ना। यहाँ पे जब कभी भी एलिमिनेट होंगे तो ये एक्स वाई के रूप में एलिमिनेट, एक्स और वाई जैसे ही बाहर निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड। इसके कुछ देख एग्जाम्पल देख लेते हैं टिपिकल। एक तो हो गया डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन एटम का बाहर निकलना, जैसे CH3CH2OH। प्रोपेनॉल क्या है, 1 प्रोपेनॉल। अगर इसको कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ऐसे ही डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, हेलोजन एटम का बाहर निकल। हेलोजन का मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है ना, फ्लोरीन, इनका बाहर निकल। जैसे कि यहाँ पे देखिए CH2CH2Br करके है कंपाउंड। अगर इसको जिंक के साथ में हीट करके ट्रीट, जिंक के साथ में हीट करके ट्रीट करें तो ये क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr।
नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है और हेलोजन एटम भी बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे CH2 भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH2 CH2 बन गया, और इसमें ये हाइड्रोजन एटम और इसका Br में। ऐसे ही एक रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाता है, वो होता है आपका डिहाइड्रेशन। जैसे CH3 CH2OH है, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, कंसंट्रेट H2SO4 और या फिर -H2 बाहर निकला एट द रेट ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस। अगर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में 170 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम प्रोडक्ट को हीट करें, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा और वो डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या बन गया, एल। तो जब कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, यानी एक पाई बॉन्ड है, और क्या टूटता है, ब्रेक डाउन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एन एटम, ए ग्रुप और डबल बॉन्ड माइग्रेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन विद इन सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मान लो एक एटम या फिर एक ग्रुप या फिर एक डबल बॉन्ड माइग्रेट हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल लेके आया हूँ मैं, ए और बी कंपाउंड है, ए बी, और इसके पास में अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े, एक्स और वाई। तो देखिए इनका जब की रीअरेंजमेंट होगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे वाई आके जुड़ गया और यहाँ पे एक्स आकर जुड़। अब जैसे इसका एग्जांपल देखें, एन ब्यूटेन क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम LCl3 और हीट से इसको गर्म करें, ये क्या बन जाएगा, CH3CH CH3CH2 और जैसे कि फिनाइल हाइड्रोक्सी अमीन, ये फिनाइल हाइड्रोक्सी अमीन HOH है, फिर और ये क्या बना लेगा, पेरा अमीनो फिनोल। पेरा अमीनो फिनोल बना लिया, तो यहाँ पे देखिए अमीनो ग्रुप आ जाएगा, नहीं तो पेरा पोजिशन पे OH ग्रुप आ गया और ये साथ में आ गया फिनोल। यूं भी याद कर सकते हैं इसको, और तो बेटा पेरा, पेरा पोजिशन पे अमीनो ग्रुप है और पेरा पोजिशन पे अमीनो ग्रुप है और फिनोल है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती है। बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस थी उन सब के बारे में देख लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड अरेंजमेंट। साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपके कोई भी मित्र जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं हमारा लाइव बेस, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी मिलेंगे। देखिए अभी इन सभी पर 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो इन सबको जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है फार्मा कंसेप्ट, उस पर हर वीकली एक ना एक टेस्ट होता ही रहता है, जिसमें फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, जीपेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है काफी। तो आप अपने दोस्तों को ये बोलिएगा कि ये वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है इनको भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इनकी वैलिडिटी भी 1 ईयर की है, और इनमें जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस डाले गए हैं उन सभी का 360 डिग्री कवरेज करते हुए हमने क्वेश्चंस को अपलोड किया है, जिससे आप जब कभी भी इन टेस्ट का आंसर देके और आंसर में एक्सप्लेनेशन देखे, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ समझ में आ सके। दूसरे क्वेश्चंस जैसे हमने दिए हैं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हो तो वो भी आपको समझ में आ सके। तो चलिए आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।